अच्छा, आपके पास अब थर्मोडायनेमिक्स में अगर बेसिक जर्नल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक अगर आप देखो तो यहाँ पर बस हमने डायनेमिक्स डिस्कस करनी है, बेसिकली जो थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर हम बेसिकली गैसेस को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, गैसेस की वर्किंग के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले अगर थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से ही स्टार्ट करें। तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को स्टार्ट करने से पहले आपके पास इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें आपने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ किया होगा, फिर इसमें कार्नोट साइकिल भी पढ़ा होगा, और उसकी जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं, ये सब चीजें की होंगी। अच्छा, नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स में ये होता है कि अगर हम बेसिक थर्मोडायनेमिक का लॉ देखें, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है आपके पास, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिंपल सी स्टेटमेंट आप ये यूज करते हो कि अगर आप अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हो किसी सिस्टम को, लेट सपोज कि आपके पास एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में आपने गैस को फिल किया, और गैस को फिल करने के बाद उसके ऊपर आपने पिस्टन लगा दिया। ये आ गया आपके पास पिस्टन भी यहाँ पर। तो ग्रीन कलर का बनाया था, ये ऑरेंज क्यों हो गया? अच्छा, अब ये आपके पास पिस्टन है, और पिस्टन अब इसलिए यहाँ पर हमने कनेक्ट किया ताकि अप एंड डाउन आपके पास मूव कर सके। इसे थोड़ा डिस्टेंस पे रख लेते हैं। और जब आप इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा? ये आपके पास पिस्टन हो गया, और जो हमने अंदर फिल किया है वो कोई भी फ्लूइड हो सकता है नॉर्मली, लेकिन हम यहाँ पर गैस को कंसिडर कर रहे हैं। और जो आप इसे थर्मल हीट प्रोवाइड करोगे, वो थर्मल एनर्जी हो गई आपके पास, या हीट एनर्जी हो गई जो हम इसे सप्लाई करें। तो सप्लाई करने के बाद होगा ये, थोड़े टाइम बाद गैस जो है वो एक्सपेंड होना शुरू होगी। ठीक है। और गैस एक्सपेंड होने के बाद जो है वो पिस्टन अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। तो पिस्टन विल मूव इन अपर डायरेक्शन, विल मूव इन अपर डायरेक्शन। और वो अपर डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये है कि कुछ हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, इनिशियली नहीं करेगा, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद आपके पास वो अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और आपको जर्नल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अगर याद हो, जो इसमें आपने स्टार्ट में पॉस्टुलेट्स पढ़े होंगे, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि गैस मॉलिक्यूल्स अवे होते हैं एक दूसरे से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है इनकी। और दूसरा ये कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है, वही हम यहाँ पर यूज करते हैं कि जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। उसका मतलब ये है कि उनकी ऑसिलेशन बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगी, कुछ भी कह लो। और प्लस अब इसमें एक चीज तो हमने ये देख लिया कि पिस्टन मूव करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आके कंटिन्यूअसली हिट करेंगे इसको, आपके पास पिस्टन को। जिस तरह से प्रेशर कुकर में नॉर्मली होता है कि जब आप उसमें वाटर फिल करके और उसे टेम्परेचर हाई प्रोवाइड कर रहे होते हो, हीट प्रोवाइड कर रहे होते हो, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद वो स्टीम बन जाता है। अब वो स्टीम आपके पास जब अंदर प्रेशर बनाता है, तो उसके ऊपर जो नोजल लगी हुई होती है, वो नोजल लगाने का रीजन यही होता है कि जब प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, तो उसको डिक्रीज करने के लिए वो ऑटोमेटिक उस नोजल को ऊपर कर देगा। नोजल ऊपर होगी तो उसमें से जो एक्स्ट्रा स्टीम जो हमें नहीं चाहिए, जो कि प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, वो आपके पास वहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रेशर इतना हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इतनी हो जाएगी कि वो फिर आपके पास वहां पे ब्लास्ट होगा इतना, क्योंकि जब स्पेस नहीं मिलेगा मॉलिक्यूल्स को, तो फिर वो अपनी मर्जी से स्पेस बनाएंगे बाहर निकलने का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आप सिंपल सी स्टेटमेंट ये लिखते हो कि वो थर्मल एनर्जी जो आप किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करोगे। अच्छा, इसकी मल्टीपल स्टेटमेंट है, और बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में यूटिलाइज हो रही है। स्टेटमेंट सिंपल सी है, अब आप इसको कैसे भी लिख लो, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेटमेंट्स मिलेंगी, तो आप इनको अपनी मर्जी से लिख सकते हो।
तो जो थर्मल एनर्जी हम सिस्टम को प्रोवाइड करें, तो वो हमारे पास यूटिलाइज होगी टू डू यूजफुल वर्क एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर हम इंटरनल एनर्जी का वर्ड यूज करें। इंटरनल एनर्जी का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी कॉम्बिनेशन होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। हम इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे स्पेसिफिक किसी एनर्जी की बात नहीं करें, हम ओवरऑल बात करें। ओवरऑल का मतलब ये है कि हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की बात करें, तो यहाँ पर दोनों एनर्जी इंक्रीज होंगी, तो जनरली हम उसे इंटरनल एनर्जी का नाम दे रहे हैं, स्पेसिफिक काइनेटिक पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे। एक चीज तो ये हो गई। और इंटरनल एनर्जी के बारे में अगर वो आपसे पूछेगा भी तो आप नहीं बताने कि सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सारे मॉलिक्यूल्स तो आके जो है वो कोलाइड नहीं कर पाएंगे उससे, क्या कहते हैं, पिस्टन के कवर से। और कुछ मॉलिक्यूल्स में एनर्जी होगी, मतलब वो कोलाइड नहीं कर पा रहे होंगे स्पेसिंग की वजह से, तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। और जो कोलाइड कर रहे हैं तो उनकी हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो इस तरह से हम ओवरऑल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का वर्ड यूज करते हैं। और अगर आप इसको इक्वेशन में लिखो, तो इक्वेशन आपके पास इस तरह से होगी यहाँ पर। ये जो आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की डेल्टा क्यू, वो आपके पास कुछ यूटिलाइज हो गई वर्क डन में प्लस इंटरनल एनर्जी में। तो इंटरनल एनर्जी को हम यहाँ पर डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास हो गया वर्क डन। और क्यू हमारे पास किसी भी टाइप की जो है वो थर्मल एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कोई भी हम इलेक्ट्रिकली भी हीटअप कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम बर्नर यूज करें। तो ये हमारे पास जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करो वो भी जूल्स में होती है और थर्मल वाली भी जूल्स में होती है। तो एनर्जी की कोई भी टाइप हो, सोर्स कोई भी हो, वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। खैर, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात अगर हम इसमें करें, तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि ये डेल्टा डब्ल्यू जो है, अब वर्क डन है हमारे पास, वर्क डन का चैप्टर भी आपने किया होगा। वर्क डन में बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी। ठीक है। तो अगर हम पिस्टन की स्टेट को कंसिडर करें और थोड़ा सा कंपैरिजन में जाएं, तो कंपैरिजन करने में आपने बेसिकली कंपेयर ये करना है। तो हमने यहाँ पर कंपेयर ये करना है बेसिकली। तो वो जो आपके पास गैस फिल की थी, अब लेट सपोज दोबारा डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, गैस पहले इस लेवल पर थी, अब आपके पास गैस इस लेवल पर है। गैस का लेवल चेंज होने का मतलब ये है कि आपके पास पहले पिस्टन इस पॉइंट पर था, ठीक है, और अब पिस्टन आपके पास इस पॉइंट पर है। और जो इसका आपके पास पुश करने के लिए लेट सपोज हैंडल हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पिस्टन खूबसूरत। और उसके बाद अब इसमें जो आपके पास चेंज आ रहा है, वो चेंज हमने इस तरह से फाइंड आउट करना है कि आप देखो इनकी पोजीशंस कंपेयर करो। पहले पिस्टन की पोजीशन आपके पास ये थी, अब पिस्टन की पोजीशन ये है। तो इसका मतलब है यहाँ तक आपके पास चेंज आया है इसकी हाइट में या लेंथ में, कुछ भी कह लो आप, इसकी वर्टिकल हाइट में चेंज आया है। तो वो वर्टिकल हाइट का चेंज एक पॉइंट। और दूसरी बात ये, यहाँ पर जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन आपके पास इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखोगे तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें आपके पास एक डेरिवेशन होती है जिसमें वर्क डन को ड्राइव करना होता है। तो ये आपके पास वही पार्ट है कि वर्क डन को आप ड्राइव कैसे करोगे। तो आप स्टार्ट करते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट इस पे आओगे, तो ये आपके पास इक्वल होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा डब्ल्यू को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो आ गई हमारे पास। इसका मतलब ये जो वर्टिकल अभी हमारे पास डिस्टेंस था, फिलहाल हम इसे अगर कंसिडर करते हैं तो हम इसे डेल्टा एक्स लिख लेते हैं, यानी चेंज इन जो भी आपके पास पोजिशन हुआ है उसकी। ठीक है।
और चेंज इन पोजीशन हमने डेल्टा एक्स से लिखा। अब हमारे पास यहाँ पे फोर्स का कॉन्सेप्ट है। फोर्स को किस में डिवाइड कर सकते हो आप? मतलब फोर्स का आपने ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करना है जो आपके पास यहाँ पर गैसेस में भी अप्लाई हो सकता हो। ऐसा कोई फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है जो हमारे पास यहाँ पर मैच ही ना कर रहा हो। जिस तरह आप एफ इक्वल्स टू एम ए करते हो, तो एफ इक्वल्स टू एम ए हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमारे पास मास एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज हो रहा है यहाँ पर। तो वो यूज करना भी बिल्कुल यूजलेस है। तो कोई और फोर्स की ऐसी इक्वेशन याद आ रही है जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो गैसेस से रिलेटेड हो? क्या रिपीट करेगा? यहाँ पर आपके पास इस कंडीशन में, अब आप देखो, पहले तो ये बताओ कि जब आपके पास मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा पिस्टन पे, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे वर्क डन को हमने एक्सपेंड किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में। तो फोर्स का कोई ऐसा आपने रिलेशन यहाँ पर यूज करना है जो आपके पास गैसेस के साथ भी लिंक कर सकता हो। तो कोई वो ऐसा फॉर्मूला प्रेशर, याद आ रहा हो? प्रेशर है, कर लेना। प्रेशर का यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला यूज करोगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो फोर्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर इस फॉर्मूला से। तो फोर्स रिप्लेस हो जाएगी और डेल्टा क्यू इक्वल होगा डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी डेल्टा यू पी ए। अच्छा, अब ये जो हमारा डी था, डी को हम डेल्टा एक्स लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस जो हमारा चेंज हुआ है वो डेल्टा एक्स है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और ये हो गया। और उसके बाद अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे कि आपके पास ये जो ए और एक्स है, अब आप देखो ए भी जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया में हमारे पास बेसिकली दो लेंथ होती है, तो ये टू डायमेंशनल 2D होगा। इसमें एक लेंथ है, तो ये एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है 1D। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये आपके पास कितनी डायमेंशन हो जाएंगी? तीन, ठीक है। तो जब तीन डायमेंशन आपके पास होती है, तो तीन डायमेंशन का मतलब क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको डायरेक्ट वॉल्यूम में लिख सकते हो कि डेल्टा क्यू इक्वल होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू एरिया, और हमने इसको कंबाइन कर दिया। और इसको कंबाइन करने का मतलब ये है कि आपके पास ये तीन डायमेंशन की क्वांटिटी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी पी डेल्टा वी। तो जो वर्क डन की डेरिवेशन आती है, वो वर्क डन की डेरिवेशन ये होती है कि आपने वर्क डन को ड्राइव करना होता है कि वो इक्वल है पी इंटू वी के। तो वो पी इंटू वी ऐसे आपके पास प्रूव होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। और फिर इसमें आपके पास जो है ना वो एप्लीकेशंस हैं। और एप्लीकेशंस आपके पास ये हैं, हाँ, इसमें आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन जो यूज करते हैं, मतलब हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर चेक करना है। और उसकी इक्वेशंस क्या बनेगी आपने वो चेक करना है, उनका ग्राफ क्या बनेगा ये आपने चेक करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले हम यूज करते हैं, अब आप इसी रेफरेंस को देखो ना, देखो अगर आपको याद भी नहीं है ना एप्लीकेशंस क्या थी कैसे हैं, तो इसमें कुछ याद करने वाला इस तरह से नहीं है, आप इसमें से खुद भी यूटिलाइज कर सकते हो आइडिया। कि आपके पास या तो ये पिस्टन अगर एक जगह पर फिक्स हो जाए, ठीक है। तो पिस्टन अगर आपके पास एक जगह पर फिक्स कर दें तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। और दूसरा ये कि अगर हमारे पास पिस्टन जो है वो मूव कर रहा हो, तो एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। मतलब हम पिस्टन फिक्स भी रख सकते हैं और पिस्टन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर हम पिस्टन को फिक्स कर दें, तो पिस्टन को फिक्स करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो पहली एप्लीकेशन बन रही है वो फिक्स वॉल्यूम वाली बन रही है, क्योंकि पिस्टन अगर फिक्स होगा तो वॉल्यूम आपके पास फिक्स हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो वॉल्यूम ना चेंज होने का मतलब क्या होगा कि आइसो कोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स वन, और कोरिक जो है वो कहीं ना कहीं शायद वॉल्यूम को ही एक्सप्लेन करता हो। जिस तरह आइसोबैरिक में हम बैरोमीटर का वर्ड यूज करते हैं प्रेशर के लिए, तो आइसोबैरिक का मतलब ये होता है कि फिक्स या कांस्टेंट प्रेशर। तो वो हमारी एक और एप्लीकेशन है, उसको भी देखेंगे।
अच्छा, आइसोकोरिक में आपके पास क्या है कि आइसोकोरिक में जो है वो वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, thermodynamic process in which the volume of the gas remains constant। अब यहाँ पर हमने जो है वो गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। अब गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए आपने करना ये होगा कि आप एग्जांपल सेम यही वाली कंसिडर करोगे। ठीक है, सेम यही आपने एग्जांपल को कंसिडर करना है, और इसी एग्जांपल को आप कंसिडर करते हुए ये फाइंड आउट करोगे कि आपके पास वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास दोबारा से एक बार कंसिडर करते हैं हम सेम एग्जांपल। सेम उसी तरह से हमने गैस को फिल किया है दोबारा से, बस कंडीशन इस बार चेंज ये होगी कि हमने वॉल्यूम चेंज नहीं करना। तो वॉल्यूम चेंज ना होने में हमने ये देखना है कि आपके पास इक्वेशन में क्या चेंज आता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास, और इसके बाद अब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम जो है वो हमारे पास लेट सपोज इनिशियल वॉल्यूम था और इनिशियल प्रेशर था। इनिशियली जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था वो P1 था, जो वॉल्यूम था वो V1 था, और यहाँ पर हम उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें। तो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन तो लगाया नहीं यहाँ पे, क्वेश्चन आ गया ये रहा। अगर आपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करना तो आप क्वेश्चन को फिक्स कर दो। यहाँ पर हम फिक्स क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप इसको सील कर दो कि ये अपनी जगह से मूव ही ना कर सके। तो जब ये मूव ही नहीं कर सकेगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वॉल्यूम ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी फिक्स। अब इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, अब ये मूव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है जो वॉल्यूम हमारा पहले था तो फाइनल वॉल्यूम भी हमारा वही रहेगा। लेकिन जो प्रेशर की वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी या वो भी सेम रहेगी? चेंज होगी। प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने हीट प्रोवाइड की, और हीट प्रोवाइड करने के बाद जो जिस तरह अभी प्रेशर कुकर की एग्जांपल ली, तो मॉलिक्यूल्स को आकर स्ट्राइक करेंगे आपके पास उस पर पिस्टन पे। तो पिस्टन पे स्ट्राइक करने का मतलब है प्रेशर तो बढ़ रहा है, तो प्रेशर चेंज हो जाएगा P2 में। लेकिन जो हमारा वॉल्यूम है उसको हम V1 ही लिखेंगे, इसका मतलब उसका वॉल्यूम प्रीवियस वाले जितना सेम है। ठीक है, तो एक चीज हो गई ये। अब इसको आप थर्मोडायनामिक की इक्वेशन के साथ रिलेट करके इसकी इक्वेशन बनाओ कि इसकी इक्वेशन क्या बन सकती है, और इसका पीवी ग्राफ हमने बनाना होता है, वो भी चेक कर लेते हैं वो कैसा होगा। सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पास यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि इक्वेशन कैसी बनेगी। तो आपके पास जो इनिशियल इनिशियल स्टेट या इनिशियल स्टेज में आपके पास प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1, और फाइनल स्टेज में अगर आप देखो तो फाइनल स्टेट या फाइनल स्टेज में हमारे पास प्रेशर जो है वो P2 हो गया, और वॉल्यूम जो है वो आपके पास V1 ही है। तो इसका मतलब है प्रेशर आपके पास इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, लेकिन वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट है। तो P2 का मतलब है प्रेशर इंक्रीज, और V1 का मतलब है कि वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर सेम है।
तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन का रेफरेंस लें यहाँ पर, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो इस रेफरेंस के साथ अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, आपके पास कौन सी क्वांटिटी में चेंज आएगा। क्यू तो अपनी जगह पर है, हीट तो हम सप्लाई कर रहे थे, हीट हमने रोकी नहीं, यहाँ पर हीट सप्लाई हो रही थी। अब बाकी दो क्वांटिटी बची यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। तो उन दोनों में क्या चेंज आ सकता है। वर्क डन में चेंज आएगा ना। वर्क डन में चेंज आएगा, और वर्क डन में चेंज क्या आएगा कि वर्क डन आपके पास इक्वल हो जाएगा जीरो के। और ये जीरो आपके पास इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके पास पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। पिस्टन में कोई भी मूवमेंट ना होने की वजह से आपके पास वर्क डन को हमने यहाँ पर जीरो लिखा है, क्योंकि वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट था एफ इंटू डी वो हमें यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कि हम वर्क डन को यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वर्क डन यहाँ पर जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस की इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी जो सारी की सारी थर्मल एनर्जी होगी, ऑल थर्मल एनर्जी will be transferred into the internal energy of the system। ठीक है। तो आपके पास जो है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में ये यूज होगा ये सिस्टम पूरा, क्योंकि इसमें आपके पास वर्क डन जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस का, जिसमें आपके पास वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा। और इसके बाद आपकी इसमें पीवी ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो पीवी ग्राफ में आपने ये बताना होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा बनेगा, वैल्यूज तो आपको पता चल गई है कैसी है। तो इसका ग्राफ भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली बना सकते हो। किसी भी एक्सिस पे अगर हम प्रेशर रखते हैं और एक एक्सिस पे वॉल्यूम रखते हैं, तो हम उसके साथ देख लेते हैं कि आपके पास इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसमें आपसे वो पीवी ग्राफ भी पूछेगा, तो नॉर्मल आपने पीवी ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ करना है। तो पीवी ग्राफ का मतलब ये है कि एक एक्सिस पर हमने लिया वॉल्यूम, एक एक्सिस पे लिया प्रेशर। वॉल्यूम आ गया एक्स एक्सिस पे, प्रेशर आ गया वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो आपने जो है वो प्रेशर को इंक्रीज किया है, ठीक है। अब लेट सपोज इनिशियल हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक वैल्यू ले ली, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी V1 और प्रेशर P1। और जो दूसरा पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे आपके पास प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, P2। ठीक है, प्रेशर ऊपर इंक्रीज होगा तो वर्टिकल ग्राफ ऊपर जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम अपनी जगह पर सेम है V1। तो इसका जो ग्राफ होगा आपके पास, वो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा अगर हम प्रेशर को वाई एक्सिस पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मली जो अभी हम इसमें एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे जो प्रेशर कुकर में, तो उसमें भी आपके पास ऑलमोस्ट यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे थे कि आपके पास हम उसमें उसका जो कवर है उसे यूज नहीं कर रहे होते। और कवर यूज ना करने का मतलब ये है कि हम उसे अपनी जगह से चेंज नहीं कर रहे होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है और सारी की सारी एनर्जी हमारी यूटिलाइज हो रही होती है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में, क्योंकि इसमें मेन पर्पज ये होता है कि जो भी हमने पकाना है उसमें वो जल्दी आपके पास जो है वो मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो वहां पर हम इसलिए प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। और इसका जो पीवी ग्राफ होगा, वो पीवी ग्राफ भी आपके पास आ गया कि वो किस तरह से ड्रॉ होता है।
ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, इसमें आपके पास नहीं सर। ना, हाँ, डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अप्लाई करके देखोगे ना तो प्रोसेस इजी और इक्वेशन भी इसमें इजीली खुद बन जाती है। ठीक है, तो इतना ज्यादा मसला नहीं है इसमें। और इसमें नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करने से पहले जो इसकी नेक्स्ट एक्सप्लिकेशन है, उससे पहले भी आपके पास इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि, अच्छा हाँ, इसमें अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि लेट सपोज हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ, अच्छा डेल्टा यू का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वैल्यू होगी डेल्टा यू की, यानी वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो पॉजिटिव कब होगी, जब आप इसमें पॉजिटिव डेल्टा यू की वैल्यू यूज कर रहे होगे। तो पॉजिटिव डेल्टा यू का मतलब ये हुआ कि हम सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हीट एडेड टू द सिस्टम। और जब आपके पास सिस्टम इससे हीट सिस्टम से बाहर जा रही होगी, तो तब हम इसको नेगेटिव साइन में लेते हैं। ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको ये चीज हेल्प करेगी कि पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है। तो जब हीट आपके पास टेकन आउट वाला कॉन्सेप्ट होगा, हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, तो ये आपके पास माइनस में हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? और इसमें आपके पास अगर वो इस रेफरेंस से नहीं पूछ रहा तो वो एक और रेफरेंस से पूछेगा। वो नेक्स्ट रेफरेंस ये होगा कि जब आपके पास वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो जब सिस्टम पे वर्क किया जा रहा होगा तब भी आपके पास पॉजिटिव होगी। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, क्योंकि उसे बाहर से अब एनर्जी मिल नहीं रही है और वो अपनी एनर्जी भी लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम वहां पर एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी आपके पास इंटरनल एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन यूज करेंगे हम। ठीक है, अच्छा एनर्जी का तो आपने नेगेटिव पॉजिटिव साइन देख लिया, वो तो इजी समझ आ जाता है। ठीक है, कि माइनस हम यूज कर रहे होंगे एनर्जी, जब हम एनर्जी सिस्टम से बाहर निकाल रहे होंगे, एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, तो उस वक्त हम माइनस साइन यूज करेंगे, या वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उस वक्त माइनस साइन यूज करना है। ये छोटी चीजें इसमें याद रखनी होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल में फिर ना माइनस प्लस का बड़ा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल का फॉर्मूला तो सिंपल है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन वो माइनस प्लस की वजह से ना बड़ा मसला होता है। अब इसी तरह से अगर आप वर्क डन की बात करो, तो वर्क डन में भी ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आता है। अभी जिस तरह से हमने दो चीजें देखी, वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी सिस्टम को कोई कंप्रेस कर रहा हो, और वर्क डन बाय द सिस्टम यानी जब सिस्टम एक्सपेंड हो रहा हो, तो दोनों में प्लस माइनस का साइन आता है, फिर दोनों स्टेट में अलग अलग। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास गैस एक्सपेंड हो रही होगी, तो गैस एक्सपेंड होने का मतलब ये हुआ, तो वर्क डन आपके पास होगा नेगेटिव। जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो वर्क डन होगा आपके पास नेगेटिव। और जब गैस को कंप्रेस किया जाएगा, तो गैस कंप्रेस करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास वहां पर वर्क डन की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको एनर्जी के साथ भी कंपेयर कर लो, ताकि दोनों में डिफरेंस पता चल जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। एनर्जी में हमने ये किया था कि जब आपके पास वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो ऑन द सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वो ये वाली कंडीशन है, गैस कंप्रेस का मतलब है ऑन द सिस्टम, मानी आपके पास जो सिस्टम है, सिस्टम पे काम किया जा रहा है, सिस्टम को आपने कंप्रेस कर दिया, तो उस वक्त आपने डब्ल्यू को लिया पॉजिटिव, और जो यू की वैल्यू होगी वो भी होगी आपके पास पॉजिटिव।
और जब आप गैस को एक्सपेंड कर रहे हो तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब गैस एक्सपेंड हो रही है तो गैस वर्क कर रही है, तो उस टाइम पे हम वर्क डन को लेंगे नेगेटिव, क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो गैस पे वर्क करना था। लेकिन अब गैस एक्सपेंड हो रही है तो इसका मतलब है वो पिस्टन पे आपके पास फोर्स अप्लाई कर रही है, तो उस कंडीशन में आप लिखोगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, और वो वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब ये हुआ कि उस टाइम हम एनर्जी भी नेगेटिव ले रहे होंगे। ठीक है। तो ये आपके पास साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर पॉजिटिव यूज करना है कहाँ पर नेगेटिव, इसको आपने याद रखना है। ठीक है। और अभी हमने पहली एप्लीकेशन की थी आइसोकोरिक, इसका मतलब ये हुआ था कि सिंगल वॉल्यूम यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने काम करना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके पास है, लेट सपोज अब हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं। पहले हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम किया, अब अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप काम करो तो वो आपके पास होगा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स वही सेम वन, और बैरिक यानी बैरोमीटर का जो हम वर्ड यूज करते हैं, तो बैरोमीटर का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो। तो अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द गैस, द प्रेशर ऑफ द गैस remains constant। तो जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट करने का मतलब ये प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए आपके पास पहले तो हमने पिस्टन को फिक्स किया था, तो वॉल्यूम आपके पास जो है वो कांस्टेंट था। अब पिस्टन को फिक्स नहीं कर रहे, तो इसके अलावा आप इसमें क्या चेंज करोगे कि आपका जो प्रेशर है वो चेंज ना हो। तो अब क्योंकि हमने प्रेशर को सेम रखना है, तो प्रेशर सेम रखने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसमें वही गैस फिल की है, ठीक है, इनिशियल वो इस स्टेज पे थी, बाद में वो थोड़ी सी इस स्टेज पे, यानी जो एग्जांपल हमने सबसे पहले कंसिडर की थी वो एग्जांपल अब हम दोबारा कंसिडर कर रहे हैं। और उसमें आपके पास चेंज ये आ रहा है थोड़ा सा, कि जो हमारा पिस्टन था पहले उसको हमने फिक्स कर दिया था, यहाँ पर हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, तो उसे हम थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होगा कि जैसे हमने पहली थर्मोडायनेमिक्स की एग्जांपल की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे आपके पास हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई होने के साथ साथ गैस एक्सपेंड हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है आपके पास उस पे क्या कहते हैं पिस्टन पर, और वो पिस्टन अपनी जगह से मूव करना शुरू कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसे प्रेशर को सेम रखना चाह रहे हो, तो प्रेशर सेम रखने का मतलब ये कि आप मॉलिक्यूल्स को इतना स्पेस दे दो कि वो वाइब्रेट कर सके इजीली, तो आपके पास प्रेशर इंक्रीज ही नहीं होगा। तो जब आप मॉलिक्यूल्स को इतना स्पेस दे दोगे कि वो इजीली वाइब्रेट कर सकते हैं, तो उसका मतलब है वो आपके पास प्रेशर इंक्रीज होने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमने पिस्टन को फ्री रखना है, तो ये आपके पास पिस्टन बिल्कुल फ्री टू मूव है, इसको अभी हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो पिस्टन फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव करने का मतलब ये कि अगर हम इनिशियल देखें तो इनिशियल वॉल्यूम V1 था और प्रेशर P1 था, तो फाइनल आपके पास प्रेशर क्या होगा P1, क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं करना, वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा V2। तो यहाँ पर आपकी जो इनिशियल स्टेज होगी, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट में इनिशियल स्टेट में जो हमारा प्रेशर था वो P1 था, और बाद में भी हमारा प्रेशर क्या होगा P1।
तो प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1, और बाद में प्रेशर P1 सेम, और नेक्स्ट वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा V2। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज होने का मतलब ये है कि अब आपकी जो इक्वेशन थी थर्मोडायनेमिक की, उसमें क्या चेंज आ सकता है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, इसमें जो फाइनल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास, वो इक्वल होगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और इसमें अब हमारे पास, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सिर्फ वॉल्यूम आपके पास चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज होने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर वर्क डन होगा, और वर्क डन की वैल्यू आपके पास यहाँ पर जितनी है वो यूटिलाइज होगी। और प्रेशर चेंज ना होने का मतलब ये कि आपके पास इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आपके पास जीरो हो जाएगी क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये कि जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो थर्मल, वो आपके पास कंप्लीट यूटिलाइज हो रही है वर्क डन करने में। ठीक है। और इसका भी अगर आप ग्राफ चेक करते हो, तो इसका पीवी ग्राफ इस तरह से होगा कि सेम इस तरह में पी और बी को हम इस पे प्लॉट करेंगे। वी ऑन एक्स एक्सिस आ गया, और ये रहा हमारा वी, और जो वाई एक्सिस है वहां पर पी। और इसमें आपके पास जो है वो चेंजेस इस तरह से होगी, क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो हम किसी भी पॉइंट पर अगर वैल्यू को प्लॉट करते हैं, तो वैल्यू प्लॉट इस तरह से होगी। लेट सपोज हमने इनिशियली प्रेशर और वॉल्यूम सेलेक्ट किया इस पॉइंट पर, और बाद में आपके पास जो है वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज होने का मतलब ये कि एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वाई एक्सिस पे आपके पास कोई भी पॉइंट चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ की स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस बार लाइन बनेगी, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये कि आपके पास ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी आइसोबैरिक प्रोसेस की। और ये सेकंड एप्लीकेशन है इसमें थर्मोडायनेमिक की। और बाकी जो है वो वर्क डन और उसका भी चेंज देख लिया कि उसमें प्लस माइनस साइन किस तरह से यूज होगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख ली। फिर बाकी हम इसको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज।